जून की वो गर्म रात नवाज़ अहमद के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। कमरे में मौजूद पुराना पंखा पूरी कुव्वत से चलने के बावजूद सिर्फ गर्म हवा के थपेड़े दे रहा था। नवाज़ अहमद, जो कि अब 70 बरस का हो चुका था, शुगर के मरीज़ होने की वजह से अक्सर प्यास की शिद्दत से निढाल हो जाया करते थे। उस रात भी जब प्यास ने उसके हल्क को खुश्क कर दिया तो उन्होंने नीम व आँखों से अपने सराहने रखी पानी की सुराही को देखा, जो बदकिस्मती से खाली थी। उन्होंने एक दो बार हिम्मत की कि खुद उठें, लेकिन जोड़ों के दर्द और कमज़ोरी ने कदम जमाने ना दिए। आखिरकार उन्होंने दबी दबी आवाज़ में अपने बड़े बेटे को पुकारा, ज़ाफ़रान बेटा, बेटा बात सुनो। कमरे के दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। नवाज़ अहमद ने ज़रा बुलंद आवाज़ में दोबारा पुकारा तो साथ वाले कमरे से ज़ाफ़रान की सख्त आवाज़ आई। चंद लम्हों बाद ज़ाफ़रान गुस्से में उठा, दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नींद का खुमार कम और नफ़रत के जज्बात ज़्यादा नुमायाँ थे। क्या अब्बा, क्या बात है? क्या मुसीबत है? आधी रात को क्यों आप ढंढोरा पीट रहे हैं? इसने चिल्लाकर कहा। नवाज़ अहमद ने लरसती आवाज़ में जवाब दिया, बेटा मैं मजबूर था, प्यास लग रही है, हलक में कांटे चुभ रहे हैं, बस एक गिलास पानी दे दो। ज़ाफ़रान ने एक ज़ोरदार आवाज़ में कहा, कमर पर हाथ रख कर खड़ा हो गया। अभी तो मेरी आंख लगी थी, मैं सोने ही लगा था, आपने मुझे उठा दिया। क्या अजीब बंदे हो आप। मेरी नींद गायब हो चुकी है और अगले 2 घंटे तक मुझे नींद नहीं आएगी। कुछ तो खुदा का खौफ कीजिए। ना आप खुद सोते हैं, न हमें चैन से सोने देते हैं। कि आपको नज़र नहीं आता हम सारा दिन काम करके थक जाते हैं, आप तो घर में फारिग बैठे रहते हैं। अभी ये तकरार जारी थी कि दूसरा बेटा इमरान भी आंखें मलता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने सूरत हाल भांप ली और हमदर्दी जताने की बजाय अपने भाई की तरफदारी शुरू कर दी। यार ज़ाफ़रान, छोड़ो अब्बा को, बस रहने ही दो। क्या करें, ये हमारे बाप हैं, बदकिस्मती से अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अब इनमें अकल नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। इमरान ने अपने बाप की तरफ मुड़कर देखा और बड़े सख्त लहजे में बोला, अब्बा मैंने आपसे कितनी बार कहा है, रात को सोने से पहले पानी की बोतल भरकर अपने पास रख लीजिएगा। हमें बार बार इस तरह नींद से बेदार करके अपनी बद्दुआएं ना लिया करें। हम इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं जो आपकी एक पुकार पर उठ खड़े हों, वो भी गहरी नींद से। लेकिन आप हैं कि हमारी बात समझते ही नहीं, बस अपनी ज़िद पर हमेशा की तरह अड़े हैं। नवाज़ अहमद खामोशी से अपने बेटों की तल्ख बातें सुनता रहा। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने सोचा भी न था कि जिन बेटों के आराम के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, वो आज एक पानी के गिलास के बदले ऐसी बातें सुनाएंगे, उनकी अकल और वजूद पर सवालात उठाएंगे। उन्होंने थक कर आंखें मूंद ली और धीमे लहजे में कहा, अच्छा बेटा माफ़ कर दो, मुझसे शायद गलती हुई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब दोबारा कभी तुमसे पानी नहीं मांगूंगा, जाके सो जाओ, मुझसे गलती हुई। बेटे तो पैर पटकते हुए चले गए, लेकिन नवाज़ अहमद की आंखों से नींद ओझल थी, वो उड़ चुकी थी। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि उनका दम घुटने लगा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने खुद उठने का फ़ैसला किया। कपकपाते हाथों से करीब पड़ी लाठी थामी और दीवारों का सहारा लेते हुए किचन की तरफ रेंगते हुए चले। अंधेरी राहदारी में उनकी लाठी की टक टक की आवाज़ उनकी तन्हाई का मातम कर रही थी। वो जैसे ही किचन में थोड़े से दाखिल हुए और एक गिलास पानी पीकर थोड़ी राहत महसूस की, अचानक किचन की लाइट जल उठी। सामने ज़ाफ़रान की बीवी आलिया खड़ी थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर मसनूई घबराहट थी। ससुर जी, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने बुलंद आवाज़ में अपने ससुर से पूछा, जैसे वो किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ रही हो। नवाज़ अहमद ने घबराते हुए जवाब दिया, बेटी मैं मजबूर था, मुझे प्यास लगी थी, बस पानी पीने यहाँ आया था। आलिया ने किचन की अलमारी की तरफ इशारा किया और कुछ तलाश करने लगी और फिर
तीखे लहजे में बोली, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ सामने 10,000 रुपये पड़े थे अलमारी में जो मैंने शाम को रखे थे कि कल उठा लूँगी, वो कहाँ हैं? वो पैसे गायब हैं। नवाज़ अहमद के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्होंने हकलाते हुए कहा, बेटी ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो पैसे नहीं देखे, मैं तो यहाँ सिर्फ पानी का गिलास लेने आया था। लेकिन आलिया ने एक ना सुनी, शोर मचाना शुरू कर दिया। आप झूठ बोलते हैं, मुझे सच बताएं, मेरे पैसे आप ही ने उठाए हैं, मुझे यकीन है यहाँ आपके सिवा और कोई आ भी नहीं सकता। उसके चीखने की आवाज़ ने पूरे घर को लर्जा दिया और चंद ही मिनटों में ज़ाफ़रान, इमरान, कामरान सब किचन में जमा हो गए। आलिया ने रोते हुए ड्रामा शुरू किया, देखिए जी, अब्बा के करतूत देखिए, आपके बाप ने मेरे साथ क्या सलूक किया। मैं दिन रात की कमाई जो मैंने लोगों के कपड़े सी सी कर जमा की थी ताकि ईद करीब है कुछ जोड़े ख़रीद सकूं, वो उन्होंने गायब कर दिए, पैसे उठा लिए। कल ही मुझे ये 10,000 रुपये मिले थे, मैंने अलमारी के पास ये पैसे रखे थे और अब यहाँ वो पैसे नहीं हैं। ज़ाफ़रान का पारा 7वें आसमान तक पहुँच गया। उसने अपने बूढ़े बाप के गिरबां के करीब हाथ ले जाकर कहा, अब्बा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? अब आप क्या चाहते हैं? इस घर में तमाशा हो, लोग हमारा तमाशा देखें, क्या हम अब इस घर से निकल जाएं? यही चाहते हैं आप? इस उम्र में चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको जो चाहिए हमें बताएं, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन ऐसी हरकतें बंद कर दें। नवाज़ अहमद का ज़ब्त जवाब दे किया। उन्होंने पहली बार अपनी आवाज़ को बुलंद किया और गरज कर कहा, बकवास बंद करो जलील इंसान। ज़ाफ़रान, तुम अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जिसने तुम्हें सारी उम्र हलाल कमाकर पाला खिलाया, जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया इंसान बनाया, मगर अफसोस तुम इंसान नहीं। मगर ज़ाफ़रान पर जैसे जुनून सवार था। उसने जवाब दिया, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, दुनिया के बाकी वालिदैन भी शायद ऐसा ही करते हैं। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, आप कोई दुनिया से अलग तो नहीं। अब शराफत से मेरी बीवी के पैसे वापस करें, वरना याद रखें कल सुबह मैं आपको किसी ओल्ड होम में नज़र करके आऊँगा। बाप की ये तजलील का ये सिलसिला घंटों जारी रहा, यहाँ तक कि नवाज़ अहमद हिम्मत हार कर अपने बिस्तर पर आ गिरा। वो सारी रात सिसकियाँ भरते रहे और अल्लाह से अपनी मौत की दुआ मांगते रहे। फजर की अज़ान हुई तो उन्होंने लरसते हाथों से वज़ू किया और जाए नमाज पर बैठकर अपने रब के सामने झोली फैला दी। ऐ मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है? मैंने सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन की खिदमत की, तू जानता है, तो इस बात का गवाह है, कभी उनके आगे उफ़ तक ना की। मेरी औलाद इतनी नाफरमान कैसे हो गई? मौला मुझे हिम्मत दे, मुझे रास्ता दिखा। नवाज़ अहमद की दुआ अभी जारी थी कि बाहर से दोबारा ज़ाफ़रान और उसके भाइयों की आवाज़ें आने लगी। सूरज तलू हो चुका था, लेकिन उनके घर में अंधेरा छाने वाला था। सूरज की पहली किरण ने जब हवेली के आंगन में कदम रखा तो नवाज़ अहमद अब भी सजदे में पड़े सिसक रहे थे, रो रहे थे। रात भर की तजलील और अपनों के ताने और उनके तंज़ के तीरों ने उनके वजूद को छलनी कर दिया था। वो अभी जाए नमाज से उठे ही थे कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार धक्के से खुल गया। ज़ाफ़रान और इमरान दोनों भाई एक बार फिर शेर होकर अंदर दाखिल हुए। ज़ाफ़रान के चेहरे पर सुबह की तरोताज़गी की बजाय एक अजीब सी सफाकी थी। हाँ भाई, अब्बा जी, क्या सोचा आपने? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, रात का हिसाब किताब अभी बाकी है। आलिया के पैसे निकालें, वरना तलाशी के लिए तैयार हो जाएं। नवाज़ अहमद ने एक ठंडी आह भरी और अपने बेटों के सामने खामोशी से खड़ा हो गया। उनके चेहरे पर वो जलाल नमूदार हुआ जो बरसों की ईमानदारी और ख़ुददारी का नतीजा था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारा बाप चोर है? तुम कैसे कैसे बेटे हो? उन्होंने धीमे लेकिन मुस्तहकम लहजे में पूछा। इमरान ने मजाक करते हुए कहा, अब्बा अकल से काम लें, घर में कोई बाहर का बंदा तो नहीं आया, ना ही किचन में दाखिल हुआ। या तो जिन्नात वो पैसे ले गए या फिर आपके हाथ साफ़ हुए हैं, सीधी सी बात है। यह कहकर ज़ाफ़रान ने आगे बढ़कर अपने बाप की जेबों को टटोला, उनमें हाथ डालना शुरू किया।
नवाज़ अहमद साकत खड़े रहे। उनकी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन वो मज़ाहमत नहीं कर सकते थे, चुपचाप खड़े रहे। उनका अपना खून, उनकी अपनी परवरिश आज एक मुट्ठी भर पैसों के लिए उनके जिस्म को छू रही थी, जैसे वो कोई मुजरिम हो। इसी असना में दीवार के दूसरी तरफ से पड़ोसी इकराम की आवाज़ आई। इकराम जो कि छत पर टहल रहा था, सुबह सुबह उसने ये सारा मंजर देख लिया था। वो फ़ौरन नीचे उतरा और हवेली के दरवाज़े पर दस्तक दिए बग़ैर अंदर दाखिल हो गया और फिर ज़ाफ़रान से कहने लगा, शर्म करो ज़ाफ़रान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इमरान, तुम भी शर्म करो, ये तुम क्या कर रहे हो? इकराम की आवाज़ में गुस्सा और हैरत दोनों थे। मैं चचा नवाज़ को उस वक्त से जानता हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये वो इंसान है जिसने पूरी सर्विस में 1 रुपया ना लिया, ना ही उसने रिश्वत ली। ये अपने ही घर में कैसे चोरी करेंगे? कुछ तो खुदा का खौफ करो। ज़ाफ़रान ने पलटकर इकराम को घूरा और फिर बदतमीज़ी से बोला, इकराम भाई, आप अपने काम से काम रखें। आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। ये हमारा घरेलू मामला है। हमारे घर में क्या हो रहा है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से दफ़ा हो जाए इससे पहले कि मैं आपकी बेइज्जती करूँ। इकराम ने अफसोस से सर हिलाया और नवाज़ अहमद की तरफ देखा, जिसका सर झुका हुआ था। चचा, मैं आपकी शराफत की गवाही देता हूँ। इन नालायकों की बातों का गम ना करें, अल्लाह सब जानता है। अल्लाह इंसाफ करने वाला है। इकराम तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातों ने ज़ाफ़रान को मज़ीद मुश्तैल कर दिया। नवाज़ अहमद उस वक्त अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े कर्ब से गुज़र रहा था। इन्हें इस हवेली की एक एक ईंट अपनी तरफ देखती महसूस हो रही थी। ये हवेली उनके वालिद की थी, जो ख़ुद एक बाअसूल पटवारी थे। उसकी ये निशानी थी। नवाज़ अहमद ने ख़ुद भी पटवारी की हैसियत से 40 साल ऐसी ईमानदारी से नौकरी की कि बड़े बड़े जागीरदार उनके नाम से कामते थे। ज़िंदगी भर उसने किसी से रिश्वत ना ली, ना ही किसी के दबाव में आया। वो कभी किसी के दबाव में नहीं आए थे, ना ही कभी किसी गरीब का उसने हक मारा। इन्हें याद आया कि कैसे उनके बेटे अक्सर उनसे लड़ते थे कि अब्बा, बाकी पटवारियों ने बंगले बना लिए, पैसा जमा किया, उन्होंने गाड़ियां ले लीं, और आप भी अभी तक इस पुरानी सी हवेली में सड़ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ना बनाई। और वो हमेशा एक ही जवाब देते, बेटा, हराम का लुक्मा तुम्हारी रगों में जहर घोल देगा। मैं तुम्हें इज़्ज़त की रोटी खिलाना चाहता हूँ। आज जब उसके रिस्क में थोड़ी सी तंगी आई और बेटों के जेब खर्च कम होने लगे, बेटों ने इस ईमानदारी को उनकी बेवकूफ़ी करार दे दिया। नवाज़ अहमद की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने एक फ़ैसला कुन निगाह अपने बेटों पर डाली और कमरे के कोने में पड़े इस पुराने वज़नी और जंग आलूद संदूक की तरफ बढ़े, जिसे बरसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। ज़ाफ़रान और इमरान नहीं जानते थे कि इस संदूक के अंदर क्या है। ज़ाफ़रान इमरान तजस्सुस से देखने लगे कि अब्बा, ये क्या निकाल रहे हैं? क्या ये पैसे उसने इसी में छुपाए हैं? नवाज़ अहमद ने पुरानी चाबी निकाली, ताला खोला और संदूक की तह से कपड़े में लिपटी बोसीदा सी एक किताब निकाली। ये वो किताब थी जो उनके वालिद ने मरते वक्त इन्हें दी थी और कहा था कि बेटा, ये तुम्हारी आखिरी पनाहगाह है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त खोलना और यहाँ से निकालना जब तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हें ठुकरा दे। नवाज़ अहमद ने उस वक्त इस बात को एक बूढ़े बाप की फ़िक्र समझकर हंसकर टाल दिया था, लेकिन आज वो वक्त आ चुका था। आलिया भी वहाँ आ खड़ी हुई और तंजिया अंदाज में बोली, लो जी, लग रहा है चोरी के पैसे इसी कपड़े के अंदर छुपे हैं। दिखाएं ज़रा, क्या है इसमें? आज पकड़े गए ना आप। नवाज़ अहमद ने कांपते हाथों से वो सब्ज़ रेशमी कपड़ा खोला तो अंदर से एक कदीम रजिस्टर नुमा किताब निकली। ज़ाफ़रान ने कहा लगाया, ये क्या है? रद्दी के कागज़ हैं। अब्बा, हमें पैसे चाहिए, बस वो पैसे दें। ये पुरानी किताबें हमें नहीं चाहिए। नवाज़ अहमद ने उसे सीने से लगाया और कहा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है बेटा, जिसे तुमने कभी ना समझा ना समझोगे। अब मैं जा रहा हूँ और शायद आज के बाद तुम्हें मेरी ज़रूरत ना पड़े। वो अपनी लाठी और वो किताब लेकर घर से बाहर निकले। आलिया पीछे से चिल्लाई, जाएं जाएं, हमें भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रखना,
بغیر پیسوں کے واپس گھر مت آنا، پہلے پیسے دیں گے تبھی یہاں آئیں گے۔ نواز احمد نے مڑ کر نہ دیکھا، اس کا رخ ابھی تحصیل آفس کی طرف تھا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین 40 سال گزارے تھے۔ راستے میں اس کے ذہن میں اپنے باپ کی وصیت گونج رہی تھی، کچھ بھروسہ نہیں نواز، یہ بچے جو آج مٹی کے کھلونے بنا رہے ہیں، مٹی میں کھیل رہے ہیں، کل کو یہ کیسے ہوں گے؟ کل کو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو کچھ معلوم نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ تحصیل آفس پہنچتے ہی وہاں کے چوکیدار اور پرانے ملازمین انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑے ہو گئے۔ موجودہ تحصیلدار، جو نواز احمد کی ایمانداری کے قصے سن کر بڑا ہوا تھا، فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نواز صاحب، آپ یہاں آئے ہیں، خیریت تو ہے؟ نواز احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تحصیلدار کے گلے لگ کر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے۔ تحصیلدار نے نواز احمد کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا، فوراً اپنے ملازم کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ وہ دیکھ رہا تھا شہر کے سب سے معتبر ایماندار پٹواری، جس کی دیانت کی مثالیں محکمہ مال میں آج بھی دی جاتی تھی، کس طرح ٹوٹ کر بکھر چکا ہے۔ نواز احمد نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پیا اور جب ذرا حوصلہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی وہ تمام داستان غم سنائی جو پچھلے کئی سالوں سے اس کے سینے میں دفن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک ایک پائی بچا کر انہوں نے بیٹوں کی خواہشات پوری کی، لیکن آج وہی بیٹے انہیں چور کہہ کر گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایسا گھر جو ان کا اپنا ہے لیکن بیٹوں نے قبضہ کیا۔ تحصیلدار کا غصے سے برا حال تھا، لیکن اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے پوچھا، چچا نواز، آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے ایک وصیت کی تھی اور ایک کتاب بھی دی تھی، وہ کہاں ہے؟ نواز احمد نے میز پر وہ سبز کپڑے میں لپٹی بوسیدہ کتاب رکھ دی۔ جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا، اس پرانی کتاب کی خوشبو سے جسے پورا کمرہ مہک اٹھا۔ تحصیلدار نے بڑے احترام سے وہ کتاب کھولی۔ وہ دراصل ایک رجسٹر تھا جس کے ہر صفحے پر نواز احمد کے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی۔ جیسے جیسے تحصیلدار صفحات پلٹ رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ اس کتاب میں نہ صرف یادداشت تھی بلکہ وہ تمام قانونی ثبوت اور جائیداد کی تفصیلات تھیں جن کا علم نواز احمد کو خود بھی نہیں تھا۔ کتاب کے درمیانی حصے میں موٹے قلم سے ایک وصیت لکھی گئی تھی جس کے ساتھ تحصیل کے پرانے نقشے اور سرکاری مہریں لگی ہوئی تھی۔ تحصیلدار نے اینک درست کی اور بلند آواز میں وہ تحریر پڑھنا شروع کی۔ یہ جائیداد جو دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے، تقریباً 100 ایکڑ رقبہ، میرے بیٹے نواز کی ملکیت ہے۔ یہ کسی کی نہیں، یہ صرف میرے بیٹے کی ہے جو اس وقت دریا برد ہو چکی ہے زمین، لیکن آنے والے وقت میں جب دریا راستہ بدلے گا یہ زمین سونا اگلے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ شہر کی بڑی حویلی جس میں نواز رہائش پذیر ہے، قانونی طور پر صرف اور صرف نواز احمد کے نام ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اسے کسی بھی فلاحی کام کے لیے وقف کرنے یا اپنی نافرمان اولاد کو یہاں سے بے دخل کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ نواز احمد یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دریا کے کنارے ان کے والد کی کچھ زمین تھی، لیکن وہ اسے بیکار اور بنجر سمجھتے تھے۔ تحصیلدار نے مسکرا کر نواز احمد کی طرف دیکھا اور کہا کہ چچا، آپ کو شاید خبر نہیں، لیکن پچھلے 2 سالوں میں دریا نے اپنا رخ بدلا ہے اور وہ 100 ایکڑ زمین اب مکمل طور پر کاشت کے قابل ہو چکی ہے۔ اس زمین کی آج کی مارکیٹ ویلیو کروڑوں میں ہے۔ اب آپ ایک عام انسان نہیں بلکہ اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار بن چکے ہیں۔ نواز احمد کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے ان کی فریاد سن لی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی سوچ کے بعد تحصیلدار سے کہا، بیٹا، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر کے اس حصے میں اتنے سارے پیسے، اتنی پراپرٹی کا کیا کروں گا؟ کاش میرے بیٹے یہ نیک ہوتے، میرے فرما بردار ہوتے تو یہ ان کے کام آتے، لیکن وہ ایسے نہ ثابت ہوئے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے ایسی اولاد کے ساتھ رہنا ہے جو عزت کرنا نہیں جانتی۔
میرے باپ نے کہا تھا یہ کتاب میری آخری پناہ گاہ ہوگی، تو آج میں اس پناہ گاہ کا استعمال کروں گا۔ انہوں نے عزم کے ساتھ کہا، میں چاہتا ہوں وہ زمین فروخت کر دی جائے اور اس کا سارا پیسہ ایک یتیم خانے کو عطیہ کیا جائے، اور یہ حویلی اب میری اولاد کا ٹھکانہ نہیں رہے گی۔ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے۔ یہاں میں ایک اولڈ ہوم بنانا چاہتا ہوں جہاں میرے جیسے بوڑھے رہیں گے جنہیں ان کے اپنوں نے دھتکارا ہے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ تحصیلدار نواز احمد کے اس بڑے فیصلے پر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً اپنے عملے کو بلایا اور تمام قانونی کاغذات تیار کرنے کا حکم دیا۔ نواز احمد نے وصیت پر دستخط کیے۔ اب وہ قانونی طور پر اپنی جائیداد کے تنہا مالک تھے اور ان کے بیٹوں کا اس پر کوئی حق باقی نہ رہا۔ تحصیلدار نے کہا، چچا آج رات آپ گھر نہیں جائیں گے، میری خواہش تھی آپ سے ملنے کے لیے، آپ میرے مہمان ہوں گے۔ کل صبح ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، اس کے بعد آپ کی حویلی چلے جائیں گے اور پولیس ہمارے ساتھ ہوگی تاکہ آپ کا فیصلہ نافذ ہو سکے۔ اس رات نواز احمد تحصیلدار کے گھر ٹھہرے، جہاں تحصیلدار کے چھوٹے بچوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ نواز احمد نے انہیں کہانیاں سنائیں، ان کے ساتھ کھیلا۔ برسوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ گھر کا سکون کیا ہوتا ہے۔ انہیں اپنے بیٹوں کی یاد آئی، لیکن وہ یاد اب درد نہیں بلکہ ایک سبق بن چکی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں زعفران، عمران اور عالیہ وہ خوش تھے، کافی خوش تھے کہ بڈھا گھر سے چلا گیا۔ اب وہ اس گھر کے مالک بن جائیں گے اور اس سے جان چھوٹی جو نواز احمد کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ تحصیلدار کے گھر گزرے ہوئے وہ چند گھنٹے نواز احمد کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ اسے برسوں بعد وہ عزت ملی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ تحصیلدار کے بچوں نے جب اسے دادا جان کہہ کر پکارا اور اس کی گود میں بیٹھے تو اسے احساس ہوا کہ خون کے رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، اصل رشتہ تو محبت اور احترام کا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی شہر کے دوسری جانب اس کی اپنی حویلی میں ایک طوفان دستک دینے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج پوری آب و تاب سے نکلا تو تحصیلدار نے اپنے وعدے کے مطابق تمام قانونی کارروائی مکمل کر لی تھی۔ اس نے شہر کے ایک نامور پراپرٹی ڈیلر کو بلایا اور نواز احمد کی زمین کا سودا طے کیا۔ جب پراپرٹی ڈیلر نے بتایا کہ اس زمین کی قیمت 10 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے تو نواز احمد کے چہرے پر کوئی لالچ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے سکون کا اور سکھ کا سانس لیا۔ انہوں نے وہ تمام رقم کراچی کے ایک بہت مشہور اور بڑے یتیم خانے کے نام منتقل کرنے کے کاغذات پر دستخط کیے۔ تحصیلدار نے جب یتیم خانے کے مینیجر کو فون کیا اور اس عظیم عطیے کی اطلاع دی تو وہ مینیجر اپنے کانوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی وقت فلائٹ پکڑ کر وہاں پہنچا جہاں نواز احمد موجود تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے نواز احمد کے ہاتھ چومے اور کہا، بابا اتنا بڑا عطیہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک انسان اپنی تمام پراپرٹی اس یتیم خانے کے حوالے کرے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ نے کتنے یتیموں کے سر پر چھت اور ہاتھ میں قلم تھما دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے نہیں بلکہ آپ کے قدم چھونے آیا ہوں۔ نواز احمد نے اسے گلے لگایا اور صرف اتنا کہا، بیٹا یہ میرا نہیں، میرے رب کا کرم ہے اور میرے والد کی وہ کمائی ہے جو انہوں نے دیانت سے بچا کر رکھی تھی، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب باری تھی اس حویلی کی جہاں نواز احمد کے نافرمان بیٹے قابض تھے۔ تحصیلدار نے پولیس اسٹیشن فون کیا، انسپکٹر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انسپکٹر جو پہلے ہی نواز احمد کی ایمانداری کا تعارف سن چکا تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے نواز احمد سے کہا، چچا آپ فکر نہ کریں، آج انصاف ہو کر رہے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ نواز احمد، تحصیلدار اور پولیس کا قافلہ حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب گاڑیاں حویلی کی دروازے پر رکیں تو محلوں میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ اپنی کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک رہے تھے کہ پٹواری صاحب کے گھر پولیس آج کیوں آئی ہے۔ نواز احمد نے لرزتے قدموں سے اپنی حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا اور دروازے پر دستک دی۔ زعفران جو اندر
नाश्ते की मेज़ पर बैठा था, अपनी बीवी के साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था। गुस्से में बाहर आया, कौन है भाई? जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने अपने बाप को पुलिस के साथ देखा। उसका रंग फक हो गया, लेकिन उसकी बदतमीज़ी अब भी कम ना हुई थी। ओह, तो आप पुलिस को अपने साथ लेकर आए हैं? क्या हुआ? पैसे नहीं मिले तो अब हमें डराने के लिए आए हैं? मैं पुलिस को सब बताऊंगा कि आप तो चोरी करके यहाँ से निकले थे, उसने गरज कर कहा। इमरान और कामरान भी बाहर निकल कर आए। इमरान ने तंजिया हंसते हुए कहा, अब्बा, आपको तो शर्म आनी चाहिए। पैसे भी आप लेकर गए और उल्टा पुलिस हमारे लिए लेकर आए। घर की बात यहाँ रहती तो अच्छा था। हम तो आपकी फ़िक्र कर रहे थे कि कहीं आप कहीं गिरकर मर ना गए। नवाज़ अहमद खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में अब वो पुरानी ममता नहीं थी, बल्कि एक आज़म था। उन्होंने खामोशी से वो कानूनी कागजात ज़ाफ़रान की तरफ बढ़ाए। ये पढ़ो ज़ाफ़रान, तुम इन सब भाइयों से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। ये तुम्हारे दादा की वसीयत है और अदालत का हुक्मनामा भी। नवाज़ अहमद की आवाज़ में बलाका ठहराव था। ज़ाफ़रान ने झपट कर कागज़ लिया और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी पेशानी पर पसीना आने लगा, उसके हाथ कांपने लगे और वो परेशान हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये ज़मीन तो बंजर थी, दरिया में डूबी हुई थी, और ये अब कैसे? ये हवेली, ये तो हमारे नाम की थी, अब ये आपने क्या किया? तहसीलदार ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि तुम्हारे दादा जानते थे तुम्हारी फितरत में शायद वफा नहीं, और वो हालात से, आने वाले हालात से वाकिफ़ थे। ये हवेली नवाज़ अहमद की मलकियत है और उन्होंने आज इसे ओल्ड होम में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को 1 घंटे के अंदर ये घर, ये हवेली खाली करने का हुक्म है। आलिया, जो पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, वो चीख उठी, हम क्यों निकलेंगे? ये हमारा घर है, हमने खुद दस्तखत किए थे, अपने नाम करवाया था ये घर, हमने यहाँ ज़िंदगी गुजारी। लेकिन इंस्पेक्टर ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी और कड़क कर कहा, खामोश, ये सरकारी हुक्म है। अगर तुम लोगों ने मज़ाहमत की तो अभी हवालात में बंद कर दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 60 मिनट हैं। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बेटों के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। वो बाप जिसे वो कल तक बुढ़ा और चोर कहते थे, अपने घर का खुद को मालिक समझते थे, आज इसी के दस्तखत ने इन्हें सड़क पर ला खड़ा किया। मोहल्लेदार भी बाहर जमा हो गए और वो सब नवाज़ अहमद के हक़ में नारे लगा रहे थे, क्योंकि सब जानते थे कि बेटे गलत थे। बेटों ने बाप के साथ कैसा सलूक किया। ज़ाफ़रान अपने बाप के कदमों में गिरने लगा, अब्बा, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई। लेकिन नवाज़ अहमद ने अपना पैर पीछे हटा लिया और बड़े सुकून से कहा, बेटा, अब वक्त गुज़र गया। तुमने तो कहा था कि मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ, बाकी वालिदैन भी ऐसा ही करते हैं, तो जाओ, अब बाकी दुनिया की तरह खुद कमाओ और खाओ। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, शायद तुम्हें भी मेरी अकल की ज़रूरत नहीं रही। 1 घंटे के अंदर अंदर वो बेटे जो हवेली के मालिक बनने के ख्वाब देख रहे थे, ख़ुद को हवेली का मालिक समझते थे और धोखे से अपने बाप से इसके दस्तखत लिए थे, लेकिन मामूली सामान के साथ अब सड़क पर खड़े थे। नवाज़ अहमद ने अपनी हवेली के बड़े गेट पर एक नया बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, नवाज़ अहमद फ़लाही मरकज़। हवेली के बड़े गेट पर जब नवाज़ अहमद फ़लाही मरकज़ बराए ओल्ड होम का बोर्ड लगा तो फ़िज़ा में एक अजीब सा सुकून और वक़ार छुपा था। ज़ाफ़रान, इमरान अपनी बीवियों के साथ खड़े दूसरी तरफ ये मंज़र देख रहे थे। उनके चेहरों पर वो तकब्बर अब खाक में मिल चुका था जिसके अज़्म में उन्होंने अपने बाप को ज़लील किया था। आलिया, जो कल तक 10,000 रुपये के झूठे इल्ज़ाम में उसने आसमान सर पर उठाया था, अब छोटे से बैग को सीने से लगाए खड़ी रो रही थी। उसका मंसूबा यही था कि झूठा इल्ज़ाम ससुर पर लगाऊंगी तो बेटे इसे ज़लील करेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उसके अपने मैके वाले भी इतने अमीर नहीं थे कि इन तीनों ख़ानदानों का बोझ उठा सकें। इंस्पेक्टर ने जब देखा कि सामान बाहर आ चुका है तो उसने हवेली के मरकज़ी दरवाज़े पर ताला लगाकर चाबी नवाज़ अहमद के हवाले कर दी। चाचा नवाज़, अब ये जगह पाक हो चुकी है, अब यहाँ से
کسی بدتمیز اولاد کی آواز نہیں آئے گی۔ یہاں ذکر الہی ہوگا اور آپ کو آپ کے ساتھی ملیں گے۔ ان لوگوں کو پناہ ملے گی جنہیں معاشرے نے ٹھکرایا۔ نواز احمد نے چابی تھامتے ہوئے اپنے بیٹوں کی طرف آخری بار نگاہ ڈالی۔ ان کے دل کا ایک گوشہ ابھی بھی باپ ہونے کے ناطے تڑپ رہا تھا، لیکن انہیں اپنے والد کی وہ نصیحت یاد آئی کہ کچھ گھاؤ کا علاج صرف جدائی ہوتا ہے۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑیاں روانہ ہوئیں، زعفران بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ابا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ایک تو موقع دیں، ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس گرمی میں سڑک پر کیسے رہیں گے؟ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں ایک موقع دیں، ہم آپ کے غلام بن کر، آپ کے خدمت گزار بن کر یہاں رہیں گے۔ عمران بھی پیچھے سے آ گیا اور گڑ گڑانے لگا، جی ابا، وہ پیسے عالیہ کو مل گئے ہیں۔ عالیہ جھوٹی تھی، میں نے عالیہ کو ڈانٹا، وہ کہیں صوفے کے نیچے گرے تھے، اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بس اس سے شاید غلط فہمی ہوئی۔ نواز احمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے بیٹوں کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ غلط فہمی؟ بیٹا شرم کرو، غلط فہمی پیسوں میں تھی، کردار کی نہیں۔ تم نے مجھے چور کہا، اپنے باپ کی تلاشی لی، مجھے اولڈ ہوم جانے کی دھمکیاں دیں۔ آج اللہ نے تمہاری وہ خواہش پوری کر دی، میں اولڈ ہوم میں رہوں گا، لیکن یہ اولڈ ہوم میرا اپنا گھر ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس اولڈ ہوم کا مالک میں خود ہوں گا اور تم یہاں کے مہمان بھی نہیں بن سکتے، کبھی نہیں آ سکتے۔ نواز احمد کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ بیٹوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ تحصیلدار نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، نواز احمد، اب ان سے بات کرنا وقت کا ضیاع ہے، آئیں اندر چلتے ہیں اور نئے مہمانوں کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ کے وہ برے دن اب ختم ہو چکے ہیں۔ نواز احمد نے حویلی کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، لیکن باہر ان کی اولاد ایک دوسرے کو لان تان کر رہی تھی اور الزام لگا رہے تھے۔ عالیہ اور زعفران کے درمیان سڑک پر ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ محلے کے لوگ جو کل تک ان سے ڈرتے تھے، آج ان پر آوازیں کس رہے تھے۔ یہ مقافات عمل کا پہلا مرحلہ تھا۔ اگلے 2 ہفتوں میں حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ نواز احمد نے اپنی نگرانی میں کمروں کی مرمت کروائی، نئے بستر لگوائے گئے اور ایک بڑا ہال بنوایا گیا جہاں بزرگ بیٹھ کر باتیں کر سکیں، نماز ادا کر سکیں۔ تحصیلدار کی مدد سے شہر کے مختلف کونوں سے وہ 20 بزرگ ڈھونڈے گئے جو کہ مستحق تھے، جو واقعی بے سہارا تھے۔ کوئی ریلوے اسٹیشن پر سوتا تھا تو کسی کو اس کے بیٹوں نے شہر کے باہر فٹ پاتھ پر چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ 20 بزرگ حویلی میں داخل ہوئے جو کہ حویلی کی گنجائش تھی، تو نواز احمد نے خود دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ ایک ضعیف شخص جس کا نام بابا رحمت تھا، جب حویلی کے صاف ستھرے کمرے اور نرم بستر کو دیکھا تو زار و قطار رونے لگا۔ انہوں نے نواز احمد کا ہاتھ تھام کر پوچھا، بھائی اس کا کرایہ کتنا ہوگا؟ میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں۔ نواز احمد نے مسکرا کر ان کی آنسو پونچھے اور کہا، بابا جی آپ پریشان مت ہوں، اس کا کرایہ صرف ایک مسکراہٹ ہے، اور فجر کی نماز کے بعد میرے حق میں اور میرے والد کے حق میں بس دعا کیجیے گا۔ آج سے آپ اس گھر کے مہمان نہیں، مالک ہیں، مالک۔ حویلی میں اب رونق لوٹ آئی تھی، لیکن یہ رونق وہ نہیں تھی جو شور شرابے اور جھگڑوں سے بھری ہوئی تھی، بلکہ یہ تو وہ سکون تھا جو عبادت اور ہمدردی سے ہی ملتا ہے۔ نواز احمد ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ان کے دکھ سنتے اور انہیں اپنے باپ کی وہ کتاب دکھاتے جس نے ان کی زندگی بدل دی تھی۔ دوسری طرف نواز احمد کے بیٹوں کی حالت اب ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے شہر کے ایک گندے علاقے میں 2 چھوٹے سے کمرے کرائے پر لے لیے تھے۔ جائیداد کی لالچ میں جو بھائی ایک دوسرے کے جان نثار بنتے تھے، دوست تھے، اب ایک ایک لقمے کے لیے وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ زعفران کی نوکری بھی اس کی بدتمیزی اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی۔ انہیں ہر پل اپنے باپ کی وہ پکار یاد آتی، بیٹا بات سنو، ایک گلاس پانی تو دے دو۔ اب ان کے پاس پینے کو صاف پانی تو تھا، لیکن ان میں وہ سکون نہیں تھا جو باپ کی دعاؤں میں ہوتا ہے۔ ایک شام جب نواز احمد حویلی کے صحن میں بیٹھے
तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने चौकीदार ने आकर उन्हें इत्तला दी कि घर के बाहर आपके तीनों बेटे और उनकी बीवियां खड़ी हैं और अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं। नवाज़ अहमद का दिल एक पल के लिए धड़का, लेकिन फिर इन्हें वो रात याद आई और बड़ी शिद्दत से याद आई जब वो लाठी के सहारे किचन में गए थे और इन्हें चोर कहा गया था। सूरज गरूब हो रहा था। हवेली के सिहन में लगे पुराने नीम के दरख्त के साए तवील हो रहे थे। नवाज़ अहमद तस्बीह हाथ में लिए खामोशी से बैठे थे जब चौकीदार की इत्तला ने इन्हें माजी के तल्ख झरोकों में धकेल दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने साथियों बाबा रहमत और दीगर बुज़ुर्गों की तरफ देखा जो अब उनका नया ख़ानदान था और बेहतरीन साथी थे। उनके चेहरों पर मौजूद इत्मीनान नवाज़ अहमद की ज़िंदगी भर की कमाई थी। इन्हें अंदर ले आओ, नवाज़ अहमद ने धीमे लहजे में कहा। जब ज़ाफ़रान, इमरान, कामरान और उनकी बीवियां सिहन में दाखिल हुईं तो उनकी हालत देखकर पहचानना मुश्किल था। गर्मी ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए थे। मुश्किलात में थे वो। उनके मेले कपड़े थे, चेहरे उतरे हुए और आँखों में वो पुरानी चमक और तकब्बर की बजाय गहरी हसरत और पशेमानी थी। वो सब खामोशी से अपने बाप के सामने ज़मीन पर बैठ गए। कुछ देर तक वहाँ कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई रही जिसे सिर्फ परिंदों की चहचहाट ने तोड़ा। आखिरकार ज़ाफ़रान ने हिम्मत जमा की और बोला, अब्बा, हम बुरी तरह हार गए हैं। हम हारे हुए इंसान हैं। हमने सोचा था कि हम आपके बग़ैर खुश रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपसे आपकी बद्दुआ हमारे साथ चली है, हमारे रिज़्क़ से बरकत उठ गई है। हम भाई अब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। घर में हर वक्त लड़ाई रहती है। मकान के किराए बहुत महंगे हैं। हमें माफ़ कर दें। हमें इस हवेली के किसी कोने में बस जगह दे दें। हम इन बुज़ुर्गों की खिदमत करेंगे, इनके और आपके नौकर बनकर रहेंगे। हम आपके जूते सीधे करेंगे, बस हमें दर बदर होने से बचा लें। नवाज़ अहमद ने तस्बीह रोकी और उनकी तरफ देखा। उनके लहजे में गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरा दुख था। बेटा, तुम उस दिन हार गए थे जिस दिन तुमने एक गिलास पानी के बदले अपने बाप की अकल पर सवाल उठाया था। तुम उस दिन हार गए थे जब तुमने अपनी बीवी के झूठे इल्ज़ाम पर मुझ जैसे बूढ़े की तलाशी ली थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हवेली अब मेरी नहीं है, मैंने इसे वक्फ़ कर दिया। अब ये इन लोगों का घर है जिन्हें तुम्हारे जैसे बेटों ने ठुकरा दिया। आलिया ने रोते हुए अपने सर से चादर से आंसू पोंछे और कहा, ससुर जी, मैंने वो पैसे खुद छुपाए थे ताकि आपको नीचा दिखा सकूं, बेटों के सामने आपको जलील करवा सकूं। मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास है। मुझे माफ़ कर दें। नवाज़ अहमद खड़े हो गए, आसमान की तरफ देखकर बोले, माफ़ी मुझसे नहीं, उस रब से मांगो जिसने माँ बाप के पैरों तले जन्नत रखी है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं एक बाप हूँ और अपने खून को तड़पता नहीं देख सकता। लेकिन याद रखना, इस हवेली में अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा यतीम बच्चों के नाम कर दिया है, जहाँ से अब करोड़ों रुपए उन बच्चों की तालीम पर खर्च हो रहे हैं। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा कर चुके हो और वाकई अपनी गलती पर पशेमान हो तो जाओ, मेहनत करो, हलाल कमाओ, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। मैं तुम्हें इस ओल्ड होम के फ़ंड से इतने पैसे ज़रूर दूंगा कि तुम अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकोगे, लेकिन इस दहलीज़ के अंदर अब तुम्हारा हक़ ख़त्म हो चुका है। बेटे खामोश हो गए। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने क्या खो दिया। वो दौलत जिसके लिए उन्होंने बाप को जलील किया, वो आज यतीमों और मस्कीनों के काम आ रही है और वो ख़ुद खैरात के मुस्तहिक बन चुके हैं। नवाज़ अहमद ने तहसीलदार के ज़रिए उनकी माली मदद कराई और इन्हें रुखसत किया। वो जानते थे अगर वो इन्हें दोबारा घर में रखते हैं तो शायद इन बुज़ुर्गों का सुकून फिर से बर्बाद हो जाएगा, फिर से यहाँ शोर होगा। वक्त गुज़रता गया। हवेली नवाज़ अहमद के नाम से दूर दूर तक अब ये मशहूर हो चुकी थी। लोग अब नवाज़ अहमद को सिर्फ़ एक ईमानदार पटवारी के तौर पर नहीं बल्कि एक अज़ीम इंसान के तौर पर जानते थे। वह अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में खुश थे। उनके पास
وہ 20 بھائی تھے جن کے ساتھ وہ دکھ سکھ بانٹتے اور سینکڑوں یتیم بچے جو انہیں دادا کہہ کر پکارتے۔ ایک سرد رات جب نواز احمد اپنے بستر پر لیٹے اپنے والد کی وہ پرانی کتاب پڑھ رہے تھے، انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے والد ان کے سرہانے کھڑے مسکرا رہے ہوں۔ انہوں نے کتاب سینے سے لگائی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ صبح جب بابا رحمت انہیں جگانے آئے تو نواز احمد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ان کے چہرے پر ایک ابدی مسکراہٹ تھی، لیکن ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی، تکیے کے پاس پانی کا ایک بھرا ہوا گلاس تھا۔ نواز احمد کا جنازہ اس شہر کی ایک تاریخی جنازہ تھا۔ یتیم خانے کے بچے، شہر کے معزز لوگ اور وہ 20 بزرگ سب دھاڑیں مار مار کر رو رہے تھے۔ وہ انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے جب اپنے باپ کے جنازے کو کاندھا دیا تو انہیں احساس ہوا کہ اصل جائیداد زمین کے ٹکڑے یا بینک بیلنس نہیں ہوتا، بلکہ وہ عزت اور محبت ہوتی ہے جو انسان مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اور آج انہوں نے اپنے باپ کے لیے وہ عزت، وہ محبت دیکھی تھی۔ آج بھی اس حویلی کے دروازے پر لکھا ہے، رزق کی تنگی مال کی کمی سے نہیں بلکہ کردار کی کمی اور والدین کی نافرمانی سے آتی ہے۔ یہ نواز احمد کی وہ وصیت تھی جو انہوں نے اپنی پوری زندگی سے ثابت کی تھی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔